जब सही हो गई वहां ऑफ था, है ना बटन। तो सभी का स्वागत है एक बार पुनः अभिषेक एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा है कि नहीं। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ को आज देखा जाएगा, है ना। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ में भाई पहला इतिहास ग्रंथ आपका आता है स्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी आता है। क्या आता है भैया? स्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी आता है, जिसके ग्रंथाकार की बात करें तो गारसा दत्तासी इसके क्या हैं? ग्रंथाकार हैं, है ना। गारसा दत्तासी इसके ग्रंथकार हैं, अर्थात किसने लिखा है? गारसा दत्तासी ने लिखा है। चलिए एक मिनट हम लगा लें कमेंट यहाँ अपने लैपटॉप में, चूंकि दूर से दिख नहीं रहा था, है ना। हाँ, तो पहले ग्रंथ आपका आता है स्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी आता है। अगर इसकी बात करें ग्रंथकार की तो गारसा दत्तासी इसके ग्रंथकार हैं। कौन है भैया? गारसा दत्तासी इसके ग्रंथकार हैं। इसके दो भाग हैं। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। किसका? द स्तवार लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी का, है ना। अगर बात करें द्वितीय संस्करण की, इस पुस्तक के दो संस्करण आए थे। प्रथम संस्करण के दो भाग थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, दूसरा भाग 1847 ईस्वी प्रकाशन वर्ष था। अगर बात करें कि सर द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था, तो द्वितीय संस्करण के तीन भाग थे। कितने भाग थे भाई? तीन भाग थे द्वितीय संस्करण के। तो उसका पहला दूसरा संस्करण 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तीसरा संस्करण द्वितीय संस्करण का तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था। स्वागत है विराट जी। चलिए सभी का स्वागत है। अगर कहें कि यह किस भाषा में है तो किस भाषा में भाई? फ्रेंच भाषा में। बिल्कुल, किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। क्यों? क्योंकि गारसा दत्तासी जो है फ्रेंच विद्वान है। फ्रेंच विद्वान कौन है? गारसा दत्तासी। अगर प्रकाशन संस्था की बात करें कहाँ से प्रकाशित होती थी तो क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति थी पेरिस, वहां से यह प्रकाशित होती थी। तो लिखने का कार्य करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। हाँ, तो पहला आपका इतिहास ग्रंथ आता है स्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी। तो चलिए स्तवार द लित्योत्तर है ना। पहले ग्रंथ की बात करें तो क्या होगा? स्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी। स्तवार स्तवार द लित इंडोई ए हिंदुस्तानी। तो आपकी पहली ग्रंथ है स्तवार द लित्योत्तर इंडोई ए हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तानी भी लिख सकते हैं। हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अगर बात करें कि क्या इसके ग्रंथाकार कौन थे? ग्रंथाकार, तो ग्रंथाकार हो जाएंगे गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी। अगर भाषा की बात करें किस भाषा में है, तो फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। जो गारसा दत्तासी हैं ये फ्रेंच विद्वान हैं। गारसा दत्तासी क्या है? फ्रेंच विद्वान है।
किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है ना। अगर बात करें प्रकाशन वर्ष की, प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रथम संस्करण जो था, प्रथम संस्करण, इसके कितने भाग थे? 2 भाग थे। तो प्रथम भाग का प्रकाशन जो था, प्रथम भाग 1839 ईस्वी, 1839 ईस्वी। और जो द्वितीय भाग था, द्वितीय भाग का प्रकाशन होता है 1847 ईस्वी में, है ना। 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग का प्रकाशन होता है और प्रथम भाग का प्रकाशन कब होता है भैया? 1839 ईस्वी में। अगर कहा जाए कि सर द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2 संस्करणों में था, तो लिखेंगे द्वितीय संस्करण। यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, द्वितीय संस्करण। पिछली बार टीजीटी में या पीजीटी में यहां से क्वेश्चन बनाया था। तो द्वितीय संस्करण कितने भागों में था? 3 भागों में था। कितने भाग में भैया? 3 भाग में था। तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। तो प्रथम भाग 1870 ईस्वी और द्वितीय भाग भी 1870 ईस्वी, और तृतीय भाग जो था, तृतीय भाग, ये 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में तृतीय भाग का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन यही पूछा हुआ था आपका, यही क्वेश्चन पूछा था कि द्वितीय भाग का, द्वितीय संस्करण का जो तृतीय भाग का प्रकाशन था कब था? तो या तो द्वितीय संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1871 लास्ट, है ना, 1871 ईस्वी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1839 ईस्वी में प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रकाशन संस्था की बात करें कि द इस्तवार, है ना, इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का प्रकाशन संस्था क्या था? तो लिखिएगा प्रकाशन संस्था, प्रकाशन संस्था, प्रकाशन संस्था। तो प्रकाशन संस्था में क्या आप लिखेंगे? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की साहित्य अनुवादक समिति पेरिस से प्रकाशित हुई थी। कहां से? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य, प्राच्य, है ना, साहित्य अनुवादक समिति, आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति पेरिस से, कहां से? पेरिस से प्रकाशित हुई थी। पेरिस से इसका प्रकाशन हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो बताए, है ना। चलिए, अगर विशेष तथ्य की बात करें तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित है। पहली बात कि यह ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं है। इसमें कुल 738 कवियों का परिचय दिया गया है। किसमें? इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में। तो विशेष तथ्य आप लिखेंगे, विशेष तथ्य, अगले पेज पर लिखिए, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। पहला आप तथ्य लिखेंगे कि यह फ्रेंच भाषा में रचित है। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। यह
फ्रेंच भाषा में रचित है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किस भाषा में रचित है, तो किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है। यह ग्रंथ, दूसरा पॉइंट है, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है ना। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसमें काल विभाजन का प्रयास भी नहीं है। इसमें और क्या नहीं है, इसमें काल विभाजन का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस्तवार लित्रोत्तर इंडो हिंदुस्तानी में क्या काल विभाजन का प्रयास किया गया है, तो नहीं, काल विभाजन का प्रयास भी नहीं है, है ना। इसमें काल विभाजन का भैया प्रयास भी नहीं है। और एक पॉइंट लिखिएगा कि इसमें कुल 738 कवियों का परिचय है। इसमें कुल 738 कवियों का परिचय दिया गया है, कवियों का परिचय दिया गया है। तो इसमें कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है, 738 कवियों का परिचय दिया गया है ना। एक क्वेश्चन बनता है कि इस्तवार लित्रोत्तर इंडो हिंदुस्तानी जो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, इसका अनुवाद किसने किया था, है ना। इसका अनुवाद उर्दू में किसने किया था, तो इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था बताइए। गारसा दत्तासी का जो इस्तवार लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में ई शुआरा तजकिरा ई शुआरा शुअरा ई हिंदी नाम से या तबका शुअरा नाम से उर्दू में अनुवाद किया था, है ना। और गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। चलिए लिखने का कार्य करेंगे। नोट लिखिएगा, नोट चिपकाइए। 1000 का नोट बड़ा दिन हो गया, 1000 का नोट बंद हुए, है ना। हाँ, तो नोट लिखना है कि गारसा दत्तासी के या इस ग्रंथ को मौलवी करीमुद्दीन ने, किसने, मौलवी करीमुद्दीन ने सन 1848 ईस्वी, सन भी याद करना है, 1848 ईस्वी में किस नाम से, तजकिरा ई शुअरा, है ना। हाँ, तजकिरा ई शुअरा नाम से उर्दू में अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया। अच्छा, उर्दू में अनुवाद हो गया, फ्रेंच भाषा में था, है ना, गारसा दत्तासी का ग्रंथ। कि हिंदी में किसने किया है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, कब, 1952 ईस्वी। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ को, गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ
ग्रंथ को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कब? 1952 ईस्वी। कब भैया? 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किया। बनने लायक प्रश्न है, यहाँ क्वेश्चन बनने लायक है ना, कि इस ग्रंथ को किसने उर्दू में अनुवाद किया था? तो मौलवी करीमुद्दीन। किसने किया था भाई? मौलवी करीमुद्दीन ने। किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। कब? 1848 ईस्वी में। अगर कहा जाए कि गारसा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब? 1952 ईस्वी में, है ना। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से गारसा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था भैया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। कब? सन 1952 ईस्वी। कब? 1952 ईस्वी। सभी का क्लियर होगा? हाँ, तो जितने भी हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन जुड़े हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करें। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए क्लास कितने लोग देख रहे हैं। हाँ, चलिए सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। अगले इतिहास ग्रंथ की बात करें तो आपका अगला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज आता है। क्या भाई? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के जो रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर हैं। 1883 ईस्वी का रचनाकाल है। प्रकाशन संस्था की बात करें तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर है। वर्णनानुक्रम पद्धति में वो भी ग्रंथ रचित है। कौन? शिव सिंह सेंगर। अगर बात करें कुल रचनाकार कितने थे, तो 1 सहस्त्र रचनाकार थे, अर्थात 1003 कवि थे। कितने कवि थे भाई? 1 सहस्त्र, 1003 कवि थे। अगर बात करें कि शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। चलिए लिखने का कार्य करेंगे। अगला इतिहास ग्रंथ आपका है 2 नंबर पे, है ना। अगला इतिहास ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। अगर बात करें कि इसके रचनाकार कौन है या ग्रंथकार कौन है, ग्रंथकार, तो ग्रंथकार है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने अपने नाम पर ही शिव सिंह सरोज रखा। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। रचना काल की बात करें या प्रकाशन वर्ष की बात करें, है ना, तो 1883 ईस्वी है। 1883 ईस्वी है। प्रकाशन संस्था की बात करें तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशन संस्था। तो प्रकाशन संस्था क्या है? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था, है ना, प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। क्लियर है सभी का, है ना। चलिए अगर इसके बारे में विशेष तथ्य लिखें, थोड़ा सा विशेष तथ्य भी लिखिए, अगले पेज पर लिखा जाएगा। विशेष तथ्य
शिव सिंह सेंगर के बारे में विशेष तथ्य। तो पहला तथ्य आपका हो जाएगा कि हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ कौन है जी, हिंदी साहित्य में फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल विराट जी ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा लिख लीजिए, हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है, हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है, पहला इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सरोज है। दूसरे पॉइंट लिखेंगे कि यह भी वर्णानुक्रम पद्धति में है, यह भी क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें कि इसमें कितने कवि हैं, तो इसमें कुल 1,000,000, इसमें कुल 1,000,000 कहें तो 1,003 है ना, 1,003 कवि हैं। ठीक है भाई, 1,000,000 कवि इसमें हैं बिल्कुल। अगर बात करें कि शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। लिखेंगे नोट करके, नोट। शिव सिंह सरोज को अर्थात यह इतिहास ग्रंथ नहीं माने हैं शुक्ल जी ना, तो शिव सिंह सरोज को शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह मात्र माना है या वृत्त संग्रह कहा है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस इतिहास ग्रंथ को आचार्य शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह कहा है, तो शिव सिंह सरोज को कहा। किसको कहा भैया, शिव सिंह सरोज को इन्होंने कहा है। किसने, आचार्य आपके शुक्ल बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। क्लियर है यहाँ तक, शिव सिंह सरोज। चलिए अगर अगले इतिहास ग्रंथ की बात करें तो क्या आ जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो लिखिएगा अगला इतिहास ग्रंथ, 2 नंबर हो गया, 2 इतिहास ग्रंथ हो गए। तीसरा इतिहास ग्रंथ लिखना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 3 नंबर पे लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ, हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आपका इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर बात करें रचनाकार की, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब हैं। किसने इसको रचा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रचनाकार। तो रचनाकार आपके हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये क्या है, इसके रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर रचना काल की बात करें तो 1889 ईस्वी रचना काल, रचना काल इसका है 1889 ईस्वी। प्रकाशन संस्था की बात करें, प्रकाशन संस्था, तो प्रकाशन संस्था क्या है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था या प्रकाशन में आया था, है ना। तो 1888 ईस्वी में पत्रिका के रूप में, एक पत्रिका विशेषांक के रूप में आया। 1889 ईस्वी में क्या आया, पुस्तकाकार के रूप में आया हुआ था। तो लिखने का कार्य करेंगे प्रकाशन संस्था में, हाँ, द रॉयल एशियाटिक, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक रूप में, पत्रिका विशेषांक रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार रूप में, तथा पुस्तकाकार रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, है ना। 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए, सभी का क्लियर है भाई। अगर विशेष तथ्य की बात करें, किसकी, विशेष तथ्य की, तो अंग्रेजी भाषा में रचित है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में रचित है। सच्चे तथा वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर बात करें काल विभाजन का, तो इसमें काल विभाजन का प्रयास हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने काल विभाजन का प्रयास इसमें किया है। संपूर्ण ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है। संपूर्ण ग्रंथ को कितने अध्यायों में, 12 अध्यायों में विभक्त किया है तथा 11 खंडों में बांटा है। 12 अध्याय तथा 11 खंड में बांटने का कार्य किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जो काल विभाजन था 11 अध्यायों में, अर्थात बहुत बड़ा था, इसलिए इसको भी क्या होगा, प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, है ना। हाँ, तो इसी ग्रंथ में ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा था। अगर पूछ ले कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग किस ग्रंथ में कहा, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कहा था। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया। साहित्य के इतिहास में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ जो है नींव का पत्थर माना गया है, अर्थात हिंदी साहित्य का मूल इतिहास जो ग्रंथ है यहाँ से ही शुरू होता। चलिए, विशेष तथ्य के बारे में अगर लिखने का कार्य करें, विशेष तथ्य, तो यह किस भाषा में है भैया, यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। यह अंग्रेजी भाषा में
रचित है। पूछा जाएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में है। सच्चे तथा वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके नेट में भी आया है कि सच्चे तथा वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का अर्थों में हिंदी साहित्य का यह पहला ग्रंथ है ना। यह है प्रथम इतिहास साहित्य का, यह है प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन इस पर बन चुका है, इतिहास ग्रंथ है। पूछा गया था कि सच्चे अर्थों में तथा सच्चे अथवा वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया। लिखने का कार्य करेंगे कि साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ है नींव का पत्थर माना गया है, नींव का पत्थर माना गया है। ऐसे क्वेश्चन बना दे कि साहित्य के इतिहास में कौन सा ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। संपूर्ण ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में। लिखेंगे संपूर्ण ग्रंथ है 12 अध्यायों में विभक्त है। 12 अध्यायों में भैया विभक्त है संपूर्ण ग्रंथ, है ना। कितने अध्यायों में विभक्त है? 12 अध्यायों में विभक्त है। इसी ग्रंथ में गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। एक पॉइंट और लिखिए कि इसी ग्रंथ में गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। स्वर्णयुग कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने भी कहा है भक्ति काल को, है ना। चलिए, ये तो हो गया किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। तो इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? 11 युगों में बांटा गया है। तो पहला युग इसमें है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, नौवां है विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है 18वीं शताब्दी। 11 अध्याय, है ना। चलिए, 11 युग है ये आपके। 11 युग कौन कौन से, एक बार फिर से सुनिए, आगे लिखाया जाएगा 11 युगों को। जब काल विभाजन हम लोग देखेंगे तो वहाँ गिरियर्सन के द्वारा भी किया गया काल विभाजन देखा जाएगा। तो इन्होंने 11 युगों में काल विभाजन किया है। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी का कृष्ण संप्रदाय, जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है तुलसीदास के सातवां है रीति काव्य और आठवां है तुलसीदास के प्रवर्ती कवि, अन्य प्रवर्ती कवि, नौवां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है 18वीं शताब्दी, है ना। आपके 11 युग हो गए, आपके
11 युग हो गए। किसी को कोई समस्या कहीं हो तो कमेंट करके बताए, है ना। किसी को समस्या कहीं हो तो कमेंट करके बताए। ये आपके हो गए 11 युग। तो अगले इतिहास ग्रंथ की बात करें तो मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद है ना। चलिए अगले इतिहास ग्रंथ पर चलते हैं। तो अगला इतिहास ग्रंथ आपका क्या है, 4 नंबर पे है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद है। तो अगर रचनाकार की बात करें तो मिस्र बंधु विनोद में 3 भाई थे। मिस्र बंधु 3 बंधुओं को कहा गया है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो लिखिएगा रचनाकार मिस्र बंधु विनोद। रचनाकार 3 भाई थे। पहला श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरा सुखदेव, सुख नहीं होगा, सुखदेव बिहारी मिश्र। और तीसरा भाई गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, है ना। इन्हीं मिश्र बंधुओं ने इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है। 3 लोग हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा था। मिश्र बंधु विनोद लिखा था। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई, 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगभग 5000 कवि हैं। लगभग में कहा जाए तो 5000 कवि, अगर ऐसे आंकड़ा देखा जाए तो 4591 कवियों को शामिल किया गया है। संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजन किया है। किसने, मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी गद्य लेखन का पहला कवि गोरखनाथ को माना है। तो लिखने का कार्य करेंगे। प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष। तो कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 4 भाग है ना। तो प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग मतलब 1 2 3, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। प्रथम 3 भाग 1 2 और 3, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। चतुर्थ भाग का प्रकाशन, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1934 ईस्वी में हुआ। क्लियर है सभी को। विशेष तथ्य के बारे में अगर देखा जाए कि विशेष तथ्य इसके क्या है ना, विशेष तथ्य इसके क्या है, तो देखिए विशेष तथ्य। तो लिखेंगे कि इसमें 4591 लगभग में अगर लिखा जाए तो 5000 कवि शामिल हैं। 5000 कवि क्या हैं, शामिल हैं। इतने कवि इसमें शामिल हैं, है ना। हाँ, संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में, कितने कालों में, 5 कालों में विभाजित किया है। संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को
5 कालों में विभाजित किया है। कितने कालों में भाई? 5 कालों में विभाजित किया है। कितने कालों में बांटा है भाई? 5 कालों में विभाजित किया है संपूर्ण इतिहास को, है ना। हाँ, हिंदी गद्य लेखन में हिंदी गद्य लेखन का पहला कवि गोरखनाथ को माना है। तो लिखेंगे नोट करके, नोट यहाँ ही, हिंदी गद्य लेखन में हिंदी गद्य लेखन का पहला कवि गोरखनाथ को माना है। किसे माना है? गोरखनाथ को माना है ना। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया गया है, तो लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया है ना। और इसमें क्या हुआ है? संपूर्ण इतिहास को इन्होंने कितने कालों में बांटा है? तो 5 कालों में विभाजित किया है, या बांटा है, या विभक्त किया है। हिंदी गद्य लेखन का पहला कवि किसे माना है? तो गोरखनाथ को माना है। किसे माना भाई? गोरखनाथ को माना। अगर पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है, तो बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर को क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है, मात्र वृत्त संग्रह। और मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है? बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। तथा मिश्र बंधुओं का परिश्रमी संकलन करता कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए दूसरा पॉइंट लिखेगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ा भारी वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल जी ने किसे कहा है ना। बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है, भारी वृत्त संग्रह कहा है। तथा मिश्र बंधुओं को क्या कहा भाई? हाँ, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है। मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। जितना लिखा रहा हूं बस उतना आप सभी लोग लिखते हुए चलेंगे। अगर इधर उधर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप सभी लोग बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने पाएगा, है ना। चलिए, इतना पॉइंट हुआ। और एक पॉइंट लिखिएगा कि मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार माना है। आधार ग्रंथ या उपजीव्य द्रव्य किसे माना है? उपजीव्य ग्रंथ किसे माना है? आधार ग्रंथ किसे माना है? तो मिश्र बंधु विनोद को माना है। नोट दूसरा लिखना है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधार ग्रंथ किसे माना है, तो मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने
मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ या उपजीव्य, ब्रैकेट में लिख लीजिए आधार ग्रंथ है माना है ना, कि यही हिंदी साहित्य इतिहास का आधार ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास का ही आधार ग्रंथ है। तो शुक्ल जी ने जो अपना शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया है, तो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ये भी पॉइंट आप सभी लोग लिख लें। हाँ, शुक्ल जी द्वारा कवियों के विवरण जो हैं, कवियों के परिचयात्मक विवरण, कैसे विवरण, परिचयात्मक विवरण, परिचयात्मक है परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है। परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया है, मिश्र बंधु विनोद से लिया है, मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कोई भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, सभी पॉइंट क्या हैं, महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट भाई महत्वपूर्ण है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ने योग्य नहीं है ना, तो कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो 4 हो गए। 5वां हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए 5वें नंबर पे लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर बात करें रचनाकार की, रचनाकार, तो रचनाकार हैं आपके शुक्ल बाबा, आपके हमारे सबके आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबा, है ना, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। 1928 ईस्वी में इसकी लिखित भूमिका तैयार हो गई थी, है ना, 1928 ईस्वी में लिखित भूमिका तैयार हुई थी। प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1929 ईस्वी हुआ था। तो लिखेंगे प्रकाशन वर्ष, भूमिका 1928 में तैयार हुई, भूमिका 1928 ईस्वी में तैयार हुई। अगर कहें पुस्तिकाकार रूप में या ग्रंथाकार रूप में प्रकाशन कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में। पुस्तिकाकार रूप में प्रकाशन कब हुआ, 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन संस्था की बात करें तो नागरी प्रचारी सभा काशी थी। प्रकाशन संस्था, प्रकाशन संस्था तो नागरी प्रचारी
नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई थी। काशी प्रकाशन संस्था हो गया। पद्धति के बारे में अब लिखिए। पद्धति, तो पद्धति इसका था विधेयवादी, विधेयवादी पद्धति। तो यह किस पद्धति में रचित है भैया? विधेयवादी पद्धति में रचित है। संशोधित संस्करण की बात करें तो 1940 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण आया था। संशोधित संस्करण, संशोधित संस्करण 1940 ईस्वी, है ना? हाँ, जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लेंगे, अब आचार्य शुक्ल जी हैं नहीं, तो आता है ये संस्करण का है, वो संस्करण 2024, संस्करण 2025, संस्करण 2021। अरे भैया, जब जो संस्करण, जो प्रकाशक था, जो ग्रंथकार था, वो है या नहीं है, तो कैसे इसका संस्करण बदलेगा ना? संशोधन कैसे होगा? संस्करण मतलब संशोधन, कुछ जुड़ना उसमें। तो 1940 में इसमें संस्करण, संशोधित संस्करण 40 में आया था। आचार्य शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं। भूमिका तो 1928 में तैयार हुई थी, कि किसी बुक में आप 27 भी पाएंगे, 1927 भी पाएंगे। तो 1929 ईस्वी में पुस्तकाकार में आया था। प्रकाशन संस्था इसका था नागरी प्रचारिणी सभा काशी, और संशोधित संस्करण 1940, और पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति है। अब विशेष तथ्य को अगर देखा जाए, तो विशेष तथ्य में अगर देखा जाए तो यह ग्रंथ, या इस ग्रंथ में 997 लगभग 1000 997 लगभग 1000 कवियों का क्या है? परिचय दिया गया है। किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास में 997 कवियों, लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया गया है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। मील का पत्थर किसे माना जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास को। इस ग्रंथ में यह ग्रंथ 4 युगों में विभक्त है। कितने युगों में? 4 युगों में यह ग्रंथ विभक्त है। मुंजिया भोज को प्रथम कवि माना है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने मुंजिया भोज को प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे प्रमाणिक, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित, सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इसको आप लोगों ने देखा ही। चलिए विशेष तथ्य लिखिएगा। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। तो पहला तथ्य आप लिखेंगे कि इस ग्रंथ में कितने कवि हैं? 997। इस ग्रंथ में 997 रचनाकारों। अगर 997 ना आए तो 1000 आएगा। 1000 रचनाकारों का परिचय है, परिचय है। कितने रचनाकारों का भाई? 997 या 1000 रचनाकारों का परिचय है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी सभी लोगों के पास होगा यह ग्रंथ ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। मील का पत्थर साबित हुआ है। मील का पत्थर साबित हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास सभी के पास होगा।
लगभग सभी के पास होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। कितने लोगों के पास है बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए कितने लोगों के पास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, तो यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कितने खंडों में भाई, 4 खंडों में विभाजित है। मुंज या भोज को प्रथम कवि माना है किसने, शुक्ल जी ने। लिखेंगे ही, मुंज या भोज को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रथम कवि माना है। मुंज या भोज को प्रथम कवि माना है। जो आप लिख रहे हैं प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि माना है, कहाँ माना है, तो अपने इतिहास ग्रंथ में प्रथम कवि माना है और कहीं नहीं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणिक, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित, सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कितने लोगों के पास है, आप सभी लोग बताएं कितने लोगों के पास है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, कितने लोगों के पास है बताइए भाई। हाँ बताइएगा, 4 हो गए। अगर आगे चलें, आगे बढ़े, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ को देखा जाए तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। 3 इतिहास ग्रंथ लिखा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एसपीडी ने। तो लिखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ। तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है। कितने ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, जी, हिंदी साहित्य की भूमिका, कब है, 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब है, 1952 ईस्वी में। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास कब है भैया, 1952 में है। कब है बाबू, 1952 ईस्वी में है। अगर तीसरे ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका भी प्रकाशन वर्ष कितना है, 1952 ईस्वी है। तो ये 3 ग्रंथ किसके द्वारा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 3 ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, है ना। चलिए, इसमें क्या है, विशेष तथ्य की बात करें तो रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्रीय दृष्टि से किया है। किस दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्यकारों का मूल्यांकन जो था, या रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया है किसने,
आचार्य शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो पहला काल किसको माना है? आदिकाल को माना है। अब्दुल रहमान या अदहमाण को हिंदी का प्रथम कवि अपने ग्रंथ में किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखिएगा। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में पहला तथ्य आप लिखेंगे रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से दिया है, लिखना चाहें ठीक है, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये लिखेंगे जरूर कि शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है, तो लिखेंगे शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। आदिकाल कहा है। किसने कहा भैया? शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को। तो अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहा है। व्यवघातों का युग कहा है। क्लियर होगा पॉइंट? यहाँ तक सभी का क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ तक सर पॉइंट क्लियर है ना? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र शोर को माना है। आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल या शून्य काल कहा है। अभी एक जगह ही हम लोग देखेंगे, एक जगह ही देख लेंगे। हाँ चलिए, इतने तो हो गए विस्तृत। अब एक जगह हम लोग लिखने का कार्य करेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं एवं रचनाकार, या रचनाकार एवं अन्य रचनाएं। इधर रचनाकाल लिखिए, इधर रचनाएं लिखिए, या पहले रचनाएं लिखिए फिर रचनाकार। तो हेडिंग रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं एवं रचनाकार। हिंदी दूसरे कलर से लिखता हूं, चलिए कौन सा कलर यूज करें भाई बताइए। चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार तो पहले हम लोग देखेंगे रचनाओं को, है ना,
की रचनाएं कौन कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में किसने लिखा था? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1946 ईस्वी में चतुरसेन शास्त्री ने लिखा था। हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी में किसने लिखा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में टीकम सिंह तोमर ने लिखा था। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952 ईस्वी में बाबू गुलाब राय ने लिखा था। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 ईस्वी में राम और द्विवेदी जी ने लिखा था। ऐसे ही अन्य रचनाओं एवं रचनाकारों को हम लोग देखेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभिषेक एकेडमी परिवार की सदस्यता ले लें, है ना। तो चलिए लिखने का कार्य करेंगे, एक एक रचनाओं एवं रचनाकारों को हम लोग देखेंगे। तो पहला लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये रसाल क्या है? रसाल इनका उपनाम है ना। रसाल इनका क्या था भैया? उपनाम था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 गणपत चंद्र गुप्त। दूसरा लिखेगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। कब था? 1938 ईस्वी। किसने लिखा भाई? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त जी ने। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कब लिखा था? 1938 ईस्वी में लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। चलिए तीसरा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र। जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन आया हुआ है वही हम लोग लिखेंगे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1973 ईस्वी में किसने लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य 1946 ईस्वी चतुरसेन शास्त्री। तो लिखेंगे चौथे नंबर पर हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य कब? 1946 ईस्वी। किसने? चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। पांचवें नंबर पर लिखिए हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। छठे नंबर पे लिखेंगे हिंदी वीर काव्य
1945 टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य। इसका भी प्रकाशन कब है? 1945 ईस्वी है। टीकम सिंह तोमर इसके रचनाकार, टीकम सिंह तोमर, है ना, तोमर, टीकम सिंह तोमर, तोमर नहीं, टीकम सिंह तोमर। चलिए हो गया इतना, सभी लोगों ने लिखा भाई? आप सभी ने इतना लिखा? बताइए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? तो बाबू गुलाब राय 1952 में। चलिए अगला लिखेंगे, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952 ईस्वी, बाबू गुलाब राय। कितना हुआ था? 6। चलिए 7 नंबर, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952, बाबू गुलाब राय। किसके द्वारा? बाबू गुलाब राय द्वारा। कब? 1952 ईस्वी में, है ना। 1952 ईस्वी में किसके द्वारा भैया? बाबू गुलाब राय द्वारा। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 ईस्वी, राम अवध द्विवेदी। अगला लिखेंगे, हिंदी साहित्य की रूपरेखा, हिंदी साहित्य की रूपरेखा 1956 है, राम अवध द्विवेदी। राम अवध द्विवेदी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की रूपरेखा किसने लिखा? राम अवध द्विवेदी ने लिखा 1956 में। कब? 1956 में। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा, हिंदी साहित्य के विकास की, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 ईस्वी, राम अवध द्विवेदी द्वारा। किसके द्वारा? राम अवध द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। इतिहास और आलोचना पूछा गया है 1956, डॉक्टर नामवर सिंह। इतिहास और आलोचना 9 नंबर पर लिखिएगा, इतिहास और आलोचना 1956, डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है। इतिहास और आलोचना 1956 किसने लिखा? नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, 1959 में, 1960 में। 2 भागों में है। पहला भाग 1959 में, दूसरा भाग 1960 में विश्वनाथ प्रसाद सिंह का है। पूछा हुआ है हिंदी साहित्य का अतीत। 10 नंबर पर लिखिए, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? 2 भागों में, है ना। 2 भागों में है। एक पहला भाग कब है? 1959 है, दूसरा भाग 1960 विश्वनाथ प्रसाद सिंह द्वारा।
1959 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? 2 भागों में है। पहला भाग 59 में, दूसरा भाग 60 में है। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में है। नलिन बिलोचन शर्मा 1960 में। साहित्य का इतिहास दर्शन 11 नंबर पे लिखिए। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य अनुशीलन 1962 में सत्यकाम वर्मा। हिंदी साहित्य अनुशीलन, हिंदी साहित्यानु, अब देखिए यहाँ क्या है, साहित्य प्लस अनुशीलन है। क्या है? साहित्य धन अनुशीलन है। 1962 में सत्यकाम वर्मा, 1962 ईस्वी किसके द्वारा भैया? सत्यकाम वर्मा द्वारा। सत्यकाम वर्मा 1962 ईस्वी, सत्यकाम वर्मा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां कितने भागों में हैं? 4 भागों में, सॉरी 3 भागों में। 59 में है, 62 में है, 69 में है। नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 13 नंबर पर लिखिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, तो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला भाग 59 में, दूसरा 62 में, तीसरा 69 में, है ना। फर्स्ट भाग कब है? 62 में। फर्स्ट भाग कब है? 59 में, सॉरी 59, 1959 लिखिए, 1959। दूसरा कब है? 1962। और तीसरा कब है? 1969। 1969। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जो है कितने भागों में है? 3 भागों में है। पहला भाग 59 है, दूसरा 62 है, तीसरा 69 है। किसके द्वारा? डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1968 है, राजनाथ शर्मा द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1968 है, किसके द्वारा? राजनाथ शर्मा द्वारा। आगे लिखे। चलिए अगले पेज पर लिखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी कितना नंबर हो गया? 13 हो गया। 14। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। उन्नीस सौ 68 में है। कब है? 1968 में है, राजनाथ शर्मा द्वारा, है ना। हाँ, राजनाथ शर्मा। चौदह नंबर। 15 नंबर पे आप लिखें हिंदी साहित्य का नया इतिहास, रामखिलावन पांडे 69 में। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, नया इतिहास 68 के बाद 69, 1969 ईस्वी।
हिंदी साहित्य का नया इतिहास इंपॉर्टेंट है। राम खिलावन पांडे पूछा गया। राम खिलावन पांडे द्वारा। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी इस ग्रंथ को आप लिख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। और लिख लीजिए हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा, इम्पोर्टेंट है। हिंदी 15/1/16 हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा। बख्शी जानते हैं ना, बख्शी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी कब है? 1969 ईस्वी में। तो रचनाकार कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी साहब, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। 16 हो गए। 17 नंबर पे आप लिखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बेहद ही महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे 2003। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी, सुमन राजे। किसके द्वारा है? सुमन राजे, है ना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 86 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब है? 1986 में है। किसके द्वारा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, 1986। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। एक और लिख लीजिए 19 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पूछा हुआ है, कब है? 1996 ईस्वी है। किसके द्वारा? डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये आपके हो गए ग्रंथ, है ना, ये आपके हो गए ग्रंथ। कितने हो गए? 1.5 घंटे क्लास। अगर थोड़ा सा और लिखना चाहें तो और लिख लें। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव। 19-20 20 पे है हिंदी साहित्य का ओझल, ये नारी विषयक है। ओझल नारी इतिहास 2013, है ना। कब है? 2013 में है। किसके द्वारा? नीरजा माधव द्वारा, नीरजा माधव। 21 नंबर पे लिखिए ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडमिन ग्रीव्स 17-18 माना जाता है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 21, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। उन्नीस 1917-18 माना जाता है।
एडविन ग्रीव्स, ग्रीव्स द्वारा, है ना, सिर्फ ग्रीव्स भी याद कर सकते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा, एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एफ.ई. के अर्नेस्ट, एफ.ई. अर्नेस्ट 1920। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 22 में लिखेंगे ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, (1920) एफ.ई. के, एफ.ई. के या फ्रैंक अर्नेस्ट, फ्रैंक अर्नेस्ट किसके द्वारा, फ्रैंक अर्नेस्ट द्वारा था। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। 23 पे लिखिए कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी। पूछा हुआ क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि कविता कौमुदी 1917 किसके द्वारा रचित है, तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा है। हिंदी के मुसलमान कवि 1926 है, 1926 है, गंगा प्रसाद अखौरी। लिख लीजिए हिंदी के मुसलमान कवि 24 पे, हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद अखौरी, गंगा प्रसाद अखौरी। 24 हो गया। 25 नंबर पे आप लिख लीजिए ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। 25 पे लिखेंगे ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी। कब, 1923 ईस्वी। किसके द्वारा, वियोगी हरि द्वारा, वियोगी हरि द्वारा। 23 हो गए। हाँ, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कितने हुए, 23 हुए। 24 पे लिखिए मॉडर्न, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा है भाई, इंद्रनाथ मदान के द्वारा है ना। 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अभी कितने लोग बने हैं, कमेंट करिए आप सभी लोग। अभी कितने लोग बने हैं, कितने लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं, कमेंट करिए जल्दी से। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 में रामचंद्र तिवारी द्वारा। हिंदी का गद्य साहित्य 25 पे लिखिए बस क्लास छोड़ने वाला हूँ। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी द्वारा। किसके द्वारा, रामचंद्र तिवारी द्वारा। 25 हो गए। और 26 पे लिखिए हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माछवे। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी साहित्य का उपन्यास कोई मतलब नहीं। हाँ, और क्या लिखना है, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतने बहुत हैं। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण, है ना। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को पुनः नमस्कार। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी लोग समय से लाइव आ जाए करिए, क्लास आपकी समय से ही रहती है, विलंब क्लास नहीं रहती है। 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो चलिए, सभी लोग जहाँ हैं मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, सभी लोग पढ़ाई करते रहें। और आगामी LT ग्रेड आने वाली है, फिर से TGT PGT माध्यमिक आने वाली है।
एनबीएस आने वाली, केबीएस आने वाली, फिर उधर न्यूज आ रहा है बिहार में टियर 4 के लिए या स्टेट के लिए। तो सब कुछ वही है, हिंदी में कुछ बदलेगा नहीं। तो आप सभी लोग मेहनत, लगन, धैर्यता, परिश्रम के साथ अपनी तैयारी करते रहें। हमारी आप सभी से यही शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित ही हो, है ना, सुनिश्चित सिलेक्शन आप सभी का हो। और आप सभी लोग एक दिन मिठाई लेके आएँ, एक दिन मिठाई लेके आएँ कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, लीजिए मिठाई खाइए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।